हेलो बच्चों, कल हमने परावर्तन के नियम देखे थे। परावर्तन किसे कहते हैं ये देखा था। आज हम थोड़ा सा आगे की टॉपिक की बात करते हैं। ये है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को समझने की कोशिश करते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। देखिए, मैं ये एक गेंद दिखाता हूं आपको। ये एक गेंद है, गोल है। यदि हम इसका एक स्लाइस काट लें, ये हमने एक इसका स्लाइस काटा है। यदि ये स्लाइस हम देखें, ये गोल है, ये एक तवे के समान है। यदि हम इसको देखें, यदि ये गोला कांच का गोला हो तो इसका जो स्लाइस होगा वो ये ऐसे होगा। ये कांच की प्लेट है। यदि हम इसके किसी सतह पर, इधर वाली सतह पर या इधर वाली सतह पर यदि हम पेंट कर दें तो ये एक दर्पण बन जाएगा। लेकिन अगर हम इधर पेंट करते हैं तो ये एक तरह का दर्पण बनेगा। यदि हम इधर पेंट कर देते हैं तो ये दूसरी तरह का दर्पण बनेगा। एक दर्पण हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसके जो उभरा हुआ भाग है उस पर पेंट कर दिया गया है। तो ये जो दूसरा तल है, इससे प्रकाश किरण आएगी और परावर्तित होकर के चली जाएगी। यानी कि ये वाला तल इसका परावर्तक तल होगा। यदि मैं इधर पेंट कर देता हूं तो ये इसका दूसरा तल, ये वाला तल परावर्तक तल होता। तो इस प्रकार से जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो ये वाला है, यदि आप देखें इधर हमने पेंट किया है, इसके उभरे हुए भाग पर पेंट किया है, तो जो इसका परावर्तक तल है वो गहरा है, दबा हुआ है। इस प्रकार का दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। यदि मैं इधर पेंट कर देता तो इसका जो उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक तल होता, उसको हम उत्तल दर्पण कहते। तो इस प्रकार से यदि हम यहां चित्र बनाएं, जो हमारे पास ये दर्पण है इसको हम इस प्रकार से चित्र में दिखाते हैं, ऐसे। तो ये अगर मैं इसको दिखाऊं ऐसे, ये इस प्रकार से है। यहां उभरा हुआ भाग है, इधर हमने पेंट कर दिया। हम पेंट को इस प्रकार से दिखाते हैं, कल भी बताया था। तो इस प्रकार से चूंकि इसका परावर्तक तल दबा हुआ है, इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। और यदि मैं इसके इधर वाले दबे हुए भाग पर पेंट करता तो इसका जो परावर्तक तल है वो उभरा हुआ होता, यानी कि वो इस प्रकार से होता। ये यहां हमने पेंट कर दिया तो इसका तल उभरा हुआ होता, परावर्तक तल उभरा हुआ होता, तो इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार से याद रखने वाली बात यह है कि जो परावर्तक तल उभरा हुआ, उसे उभरा हुआ, उसे उत्तल। तो जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है वो उत्तल दर्पण कहलाता है, और जिसका परावर्तक तल बीच में से दबा हुआ होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। तो इस प्रकार से दर्पण दो प्रकार के, जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। अब इनकी कुछ परिभाषाएं हैं, इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। जो ये दर्पण है, दर्पण के ठीक बीच का बिंदु जो होगा, जो ठीक बीचों बीच बिंदु होगा, यानी कि यहां पर जो बिंदु होगा उस बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये आगे हमारे कई जगह कई परिभाषाओं में काम आता है, इसलिए हम इसको जानते हैं ध्रुव से। इसको हम P से डिनोट करते हैं। ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब दूसरा बिंदु होता है, यदि मैं इस गेंद, यानी कि जिस स्लाइस से मैंने ये दर्पण बनाया है, इस गेंद का जो केंद्र होता है, यानी कि यदि मैं इसको पूरा बनाऊं, ये हमारी वो गेंद थी जिससे हमने इसको बनाया है। इस गेंद का जो केंद्र होता है वो इस दर्पण का, यानी कि इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ये बिंदु इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको हम C से डिनोट करते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र उस गोलीय कोश का भाग, उस गोलीय कोश का मध्य बिंदु या उस गोलीय कोश का केंद्र जिससे यह दर्पण बनाया गया है, ये उसका दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको हम C से निरूपित करते हैं। दो परिभाषाएं हो गई, ध्रुव और वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको हम R से निरूपित करते हैं। तीन परिभाषाएं हो गई। इसके बाद यदि हम C और P को मिलाते हुए आगे बढ़ा दें, ये दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष। इस प्रकार से हमारी ये चार परिभाषाएं हो गई,
ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी की, जो सबसे खास चीज होती है, फोकस दूरी। हमने परावर्तन देखा था, परावर्तन किस प्रकार से होता है इसको हम समझने की दोबारा से कोशिश करते हैं। देखिए, इसको मैं यदि अब हटा दूं, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका मुख्य अक्ष है। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर ये सारी प्रकाश किरणें हैं, ये जितनी भी प्रकाश किरणें हैं इन सबसे परावर्तन होता है। अब बात यह है कि परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें कहां से जाती हैं, इसका पता करने के लिए हम एक काम करते हैं कि इस दर्पण को, क्योंकि ये तो गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण को हम छोटे छोटे समतल दर्पणों से बना हुआ मान सकते हैं। कैसे मानेंगे? हम मान लेंगे कि यहां से यहां तक का ये एक छोटा सा समतल दर्पण है, यहां से यहां तक का एक छोटा सा समतल दर्पण, ये एक छोटा सा समतल दर्पण, ये एक छोटा सा समतल दर्पण और ये एक छोटा सा समतल दर्पण। यानी कि जहां पर ये चारों प्रकाश किरणें पड़ी हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये दर्पण छोटे छोटे समतल दर्पणों से मिलकर बनता है। हम परावर्तन के नियम जानते हैं कि समतल दर्पण पर जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है, उनसे बनने वाले आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हमने कल देखा था, ये I है और ये R है। अब हम इस समतल दर्पण से, ये बहुत छोटा सा जो पार्ट है, इससे हम परावर्तन करके देखते हैं। यहां से हम इसका सबसे पहले अभिलंब खींच लेते हैं, ये इसका अभिलंब हो गया, ये आपतन कोण हो गया। तो जितना आपतन कोण होगा दूसरी तरफ उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो यानी कि इससे ये जो प्रकाश किरण आ रही है परावर्तन के पश्चात ये यहां से होकर जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार से यदि मैं इसको दूसरे को भी मैं एक छोटा समतल दर्पण मान लूं, इसका अभिलंब जब मैं खींचता हूं, ये इसका अभिलंब हो गया। अभिलंब इससे 90 अंश के कोण पर जो रेखा खींची जाएगी वो इसका अभिलंब कहलाएगा। मैंने इस छोटे से दर्पण से 90 अंश का कोण बना लिया। तो ये कोण जो होगा आपतन कोण, ये पहले वाले से थोड़ा छोटा होगा, ये छोटा सा है, तो इसलिए दूसरी तरफ से भी छोटे से कोण पर यह प्रकाश किरण चली जाएगी, ये चली गई। इसी प्रकार से अगर मैं इसको प्रकाश किरण मानूं, अगर कोई प्रकाश किरण 90 अंश पर आती है तो आपतन कोण 0 हो गया, तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। यानी कि 90 अंश पर पड़ने वाली प्रकाश किरण वापस उसी मार्ग से लौट जाएगी जिस मार्ग से आपतित प्रकाश आया, यानी कि जो प्रकाश किरण आई थी वो उसी मार्ग से 0 अंश के कोण पर ही वो वापस लौट जाएगी। तो जो प्रकाश किरण यहां से आई थी वो 90 अंश का कोण होने के कारण, 0 कोण होने के कारण वापस उसी मार्ग से लौट जाएगी। नीचे वाली देखें, अगर मैं इस पर अभिलंब खींचूं, ये अभिलंब यहां से गया, ये आपतन कोण इस तरफ है तो परावर्तन कोण दूसरी तरफ से होगा, ये चली गई। यानी कि यहां से आने वाली प्रकाश किरण यहां से लौट जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार से जब मैं इस पर अभिलंब खींचता हूं, वो अभिलंब ये होगा और यहां ये आपतन कोण हो गया तो परावर्तन कोण ये हो गया। अब आप इस पर ध्यान दें, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, ये जितने भी अभिलंब डॉटेड खींचे हैं वो सारे के सारे यहां इस बिंदु पर मिल रहे हैं। ये अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वो होता है वही वक्रता केंद्र, ये तो होगा C। और परावर्तन के पश्चात ये सारी प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं, ये बिंदु होगा इस दर्पण का फोकस बिंदु। यहां से परिभाषा बनती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल जाती हैं वो बिंदु इस दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। इसको हम F से निरूपित करते हैं।
जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में यदि आप ये कंडीशन समझ गए होंगे, इसमें थोड़ा सा अंतर है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें ये उस गोलीय कोश का भाग, ये इसका केंद्र, इसलिए ये कहलाएगा इसका वक्रता केंद्र C। इसको मैं बिल्कुल उसी तरीके से छोटे छोटे समतल दर्पणों में यदि मैं इसको बटा हुआ मान लूं, तो इसका जो अभिलंब होगा वो भी C से जाएगा, इस दूसरे का जो अभिलंब होगा वो भी C से जाएगा, इस वाले का अभिलंब जो होगा वो भी C से जाएगा, और जो इसका अभिलंब होगा वो भी C से होकर जाएगा। ये तो हो गए अभिलंब। ये आपतित प्रकाश किरण है। अभिलंब को मैं यदि ऊपर की तरफ को बना दूं, ये हो गया आपतन कोण। तो जिस कोण पर ये आई है उसी कोण पर ये दूसरी तरफ को लौट जाएगी। ये हो गया परावर्तन कोण। यहां से आई और यहां से चली गई। इसी प्रकार से ये इसका आपतन कोण हो गया, ये यहां से चली जाएगी। इसी प्रकार से ये ऐसे लंब पर आई थी ये वाली, तो ये लंब से ही वापस लौट जाएगी। ये वाला आपतन कोण इधर हो गया, तो ये हो गया इसका निर्गत किरण यानी कि परावर्तित किरण। यहां ये अभिलंब हो गया, तो ये हो गई ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण। इस प्रकार से ये सारी परावर्तन के पश्चात एक यहां से चली गई, एक यहां से चली गई, एक यहां से चली गई, एक इधर से, एक इधर से, ये आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मैं इनको पीछे की तरफ को बढ़ाऊं, ये परावर्तित किरण इसको पीछे की तरफ को बढ़ा दिया, ये परावर्तित किरण इसको पीछे की तरफ को बढ़ा दिया, ये परावर्तित किरण इसको पीछे की तरफ को बढ़ा दिया, और ये परावर्तित किरण इसको पीछे की तरफ को बढ़ा दिया, तो हम देखते हैं कि ये सारी की सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार से फोकस बिंदु की परिभाषा इस प्रकार से बनती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिल जाती हैं या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, यह बिंदु इस दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये फोकस बिंदु यहां F, ये उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु यहां होता है, ये अवतल दर्पण का फोकस बिंदु यहां होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया फोकस बिंदु। ध्रुव से फोकस बिंदु ध्रुव P से फोकस बिंदु F के बीच की दूरी जो होगी, यहां से यहां तक की ये F है, ये P है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी P और F के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी कहलाती है। इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। जो फोकस बिंदु होता है उसको कैपिटल F से, और जो स्मॉल f होता है वो फोकस दूरी को व्यक्त करता है। तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी जो होती है, अगर आप यहां पर भी देखें, ये वक्रता केंद्र है और ये वक्रता त्रिज्या है, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, तो ये हो गई यहां से यहां तक की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की जो आधी होती है फोकस दूरी हमेशा वो, यानी कि वक्रता त्रिज्या, अगर मैं इसको r से शो करूं, ये r की आधी होती है। तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस प्रकार से हमने आज ये सारे बिंदु समझे। सबसे पहले ध्रुव, उसके बाद वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष और फोकस बिंदु, और इसके साथ साथ फोकस दूरी। कल हम कैसे कैसे इन दर्पणों की सहायता से प्रतिबिंब बनते हैं उनको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको बार बार देखें, तैयारी करें। धन्यवाद।